हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे दिखाने वाली हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स है, अगेन मैं ये कहूँगी इसमें से अच्छे से पढ़ के जाओ। इवन न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट ही मैंने बहुत अच्छे से इसमें क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो ये आप करो। और जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आपको शेयर करूँगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। अभी बच्चों की डिमांड थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, उनको इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच ही है जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक रिलेशनशिप। तो वहीं पे आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, कि जैसे एनोड यहाँ पे नेगेटिव होती है, कैथोड पॉजिटिव, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होती है। ठीक, यहाँ पे आपको 2 हाफ्स मिलते हैं, 2 डिफरेंट बीकर्स मिलते हैं, और इसमें केवल एक इलेक्ट्रोलाइट में ही आपका पूरा रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसके आप उसको गैल्वेनिक बोल सकते हो, डेनियल बोल सकते हो, वोल्टाइक बोल सकते हो। ओनली द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट टेकन। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन लिखवा रखा है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ डेनियल सेल। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। डेनियल सेल क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल ही होता है जिसमें Zn और CuSO4 का जो कॉम्बिनेशन है वो लेना होता है। तो वहाँ पे ही आप गैल्वेनिक को डेनियल बोल देते हो। ठीक है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। और फिर इसका यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा रखा है, वो बहुत पूछा जाता है कि गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। कोई भी अगर रिएक्शन होती है तो उसमें कैथोड एनोड आपको दे रखा होगा, तो एनोड पहले लिखा जाता है और कैथोड बाद में, और बीच में ये लगा देते हैं आप सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे वर्किंग। इसकी वर्किंग में आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे मिलेगा। और ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ डेनियल सेल, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं कि अगर एक्सटर्नल जो ये एक्सटर्नल आपने यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है, पोटेंशियल दे रखा है, ये अगर 1.1 से कम है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर होता है। अगर ये इक्वल्स टू 1.1 है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाता है, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो। और अगर ग्रेटर देन है तो ये कॉपर टू जिंक होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये विद फिगर भी आ जाता है और ये अलग से भी पूछ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स पे, पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में आपको उसका फंक्शन क्या होता है वो मैंने पूरा यहाँ पे लिखवा रखा है विद डायग्राम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन में आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, फिजिकल कांटेक्ट जो होता है 2 इलेक्ट्रोलाइट में वो मेंटेन करता है। ठीक, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपका प्रिवेंट करता है। और किस चीज़ का बना होता है, इधर KCl, KNO3, NH4Cl, जेलेटिन, अगर अगर जेली। तो ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन इस पर नहीं आता है सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। बट आप ये किसी भी चीज़ के साथ, जैसे आपने डेनियल सेल डिस्क्राइब करा, आपको ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन है, अटैम्प्ट करना है, तो आप उसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, टू एक्सटेंड द आंसर। देखो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, तो ध्यान रखो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितना लिखना है। ठीक है, उसमें टू द पॉइंट लिखो, 1 लाइन में लिखो। 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा आप उसको इंक्रीज़ कर दो, 3-4 लाइन्स में लिखो। और अगर 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है, अगर आपके पास कम भी मटेरियल, तो उसमें आसपास के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो उससे रिलेट करते हैं, आप उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, और ट्राई करो कि फ़िगर अगर आपको पता है उसकी, तो फिगर ज़रूर बनाकर आना, तो वो आपके मार्क्स को और एनहेंस कर देगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जो मैं नीचे टॉपिक के ऊपर लिखवाई है। फिलहाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव 2 होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर पूरा एक क्वेश्चन बनता है। इसका ये फिगर हो गया। यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन लिखवा रखी है कि एज अ एनोड जब काम करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जिसका कि पोटेंशियल जो होता है 0 होता है, तो उससे क्या हो जाता है कि आप इसको एज अ क्या कहते हैं, एनोड भी यूज़ कर सकते हो और एज अ कैथोड भी यूज़ कर सकते हो। तो कैथोड की तरह कैसे करेगा वो वर्क, हाइड्रोजन जो आप ले रहे हो एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और कैथोड की तरह कैसे वर्क करेगा, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसी को मैंने यहाँ पे
ये जो ऊपर रिएक्शंस हैं ये शो कर रखी हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैथोड की तरह आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे और एनोड की तरह इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप इसको अच्छे से करना। अगेन यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। 298 केल्विन पे जब आप लेते हो किसी पोटेंशियल को और 1 m कंसनट्रेशन लेते हो हर एक आयन की 1 बार प्रेशर पे, तो वो जो भी पोटेंशियल आता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ये उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, 1 मार्क्स में अगेन या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर सेल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हो, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन लिख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते हैं जो आई होप आप लोगों ने करे होंगे, नहीं करे हैं और आपको प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दो, आई विल एक्सप्लेन इट एंड मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो। फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना यहाँ से। अगेन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ ईएमएफ और एसएचई इलेक्ट्रोड, ये ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सबने पढ़ी होती है कि इसके बेसिस पे आपको पता होता है कि हाईएस्ट जो आप बोलोगे कि ना ये रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाईएस्ट होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फ्लोरीन लिख रखा है। एसिड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का लोएस्ट होता है तो वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। तो ये आपको यहाँ से पूरा एक सीरीज़ मिल जाएगा। इस पूरी सीरीज़ को याद करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप या तो ऑनलाइन जाकर सर्च करोगे तो सॉन्ग फॉर्म में बच्चों ने अलग अलग तरह से डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मेटल नॉन मेटल्स क्या है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। और ये यहाँ पे थोड़े से रीजनिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे ये हो गया। फिर नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन पे आपका पूरे न्यूमेरिकल्स जो आप देखोगे इसके अंदर वो मोस्टली नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड आते हैं, तो इस इक्वेशन को आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे आपको टर्म्स इसकी डिफाइन कर रखी है और यहाँ बता रखा है इक्विलिब्रियम पे इन ई सेल जो होता है 0 होता है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक मैंने छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आपको मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। गिब्स एनर्जी और ई सेल में भी एक रिलेशन होता है डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल, एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट, और ये आपका इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसको के की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में -2.303 RT log KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूलेस जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कि अच्छा ये सबको पता होगा क्योंकि 11th में भी पढ़ा है कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सेल निकालना, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हाँ आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ठीक, और उसका जो वेट है डिपोजिशन का वो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, ठीक है, ये शो कर दिया। देन यहाँ पे लॉज होते हैं इसके, फर्स्ट लॉ है और नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ है। तो फैराडे ने 2 लॉज दिए थे, दोनों को अच्छे से यहाँ पे आप पढ़ लेना। इसके ऊपर अगेन न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो आपके पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आप कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। ओम्स लॉ क्या है सबको पता है, इसमें सिंपल डेफिनेशन अब आगे वाले पार्ट में मिलेंगी आपको, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। डोंट टेक इट लाइटली, इस पर न्यूमेरिकल आता है तो आपको डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं, वरना न्यूमेरिकल है तो आपको ये अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल आते हैं, अगर फॉर्मूले याद है तो जस्ट यू हैव टू फीड इट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब जैसे ये है L/A, इसको बहुत अच्छे से करना कि ये सेल कांस्टेंट होता है, नहीं पता होता है, नहीं भूल जाते हैं, तो फॉर्मूलेस लिख लो एक जगह और उसको फिर एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना पेपर्स में जाने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाता है सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन, अगेन इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रही थी L/A होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है मोलर कंडक्टेंस और आपका क्या करा था हमने ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखवा रखी है मोलर कंडक्टिविटी और इसकी, तो ये आप कर लेना यहाँ से। और
ये आपका आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देन इसमें रिलेशन आ गया, फिर ये इस पर न्यूमेरिकल्स आ गए। न्यूमेरिकल्स तभी कर पाओगे अगर आपने इसके फॉर्मूलेस अच्छे से याद करे होंगे। फिर यहाँ पे आपके ये आ जाते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको बोला था कि इसमें जो डिफरेंस है ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोनों आगे के मैं दोनों पेजेस दिखा रही हूँ। तो इसमें से रीजनिंग क्वेश्चंस भर भर कर आ सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना कि ये क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ ग्राफिकली भी आप डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा मैंने अच्छे से लिखवाया है। पिथागोरस लॉ आप यहाँ पे देखोगे, इस लॉ पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो कर लेना, ठीक है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट हाँ ठीक है, ओके काइंड है। पर पीछे जो मैंने आपको बताया मोलर कंडक्टिविटी, वो आप अच्छे से करना, ठीक है। फिर ये एप्लीकेशन है इसके ऊपर, काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अगर पढ़ा है और समझ में आता है तो यू विल गेट फुल मार्क्स, अगर ये आ जाता है आपके उसमें, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट कुछ मैंने यहाँ से कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं, बोर्ड में आए हुए हैं, तो ये आप अच्छे से यहाँ पे कर लो, ठीक है। व्हाट इज़ मोलर कंडक्टिविटी, ये इंक्रीज़ होती है डायलेशन के साथ, तो क्यों होती है उसका रीज़न दो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, ठीक। अगर आपको यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है वाटर की, तो कैसे निकालोगे, उसका एक मेथड, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर काफ़ी ईजी होता है। फिर ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने दिए फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है सिंपली इसकी। फिर आती हैं बैटरीज़ में प्राइमरी और सेकेंडरी दो बैटरीज़ होती है, सबको पता है। प्राइमरी जो कि आपको वापस से अगर आप चाहते हो डेड हो जाती है, रीयूज़ नहीं कर सकते हो, सेकेंडरी आप रीयूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपकी ड्राई सेल लेंची सेल आती है, तो जैसा मैंने लिखवाया बिल्कुल एज इट इज़ रिएक्शंस वगैरह याद करके जाओ, डायग्राम बना कर आओ, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे ड्राई सेल बिकम्स डेड आफ्टर समटाइम्स व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, तो सिंपल रीजंस है विद रिएक्शन आप यहाँ पे लिख दो। फिर मरकरी सेल आता है, मरकरी सेल में आपको यहाँ पे वही रिएक्शंस वगैरह देनी है। देन सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। इसका डायग्राम हो गया, और यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन विद रिएक्शंस हो गई, ठीक, ये सब। और ये रीचार्जिंग ऑफ सेल कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो मैंने करवा रखा है, जो 1 मार्क्स में अलग से भी पूछ लेते हैं। फिर निकल कैडमियम सेल, ये शायद छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो मैंने लिखवा दिया है, पर आज सिलेबस में आई थिंक मेंशन नहीं है। लास्ट टॉपिक इज़ फ्यूल सेल, जो कि आपका गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से मिल जाएगा, एज इट इज़ लिख कर आना है, इस पर कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आता है, स्ट्रेट पूछा जाएगा व्हाट इज़ फ्यूल सेल, और आपको ऐसे ही पूरा का पूरा छाप कर आना है। तो ज़्यादा सोचो मत, याद कर लो, पर थोड़ा समझ कर, ठीक है, जिससे कि याद भी तभी रहता है जब आप थोड़ा समझ कर उस चीज़ को याद करते हो। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक फिनिश हो जाता है फ्यूल सेल का। और फिर आपका अच्छा हाँ कोरोजन रह गया भाई, कोरोजन आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें भी डाल रखा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, ठीक है, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो वो पूरा यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी मैंने यहाँ पे शो कर रखा है विद रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शंस बहुत है, रिएक्शंस जितने भी सेल्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग कोरोजन और उसका प्रिवेंशंस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एंड हो जाता है ये चैप्टर। मैंने जो भी टॉपिक्स इसमें एक्सप्लेन करे हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और काफ़ी इजी लैंग्वेज में। तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और इस वीडियो को जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।